हेलो बच्चा लोग, आई होप यू आर ऑल वेल। तो लास्टली 4-5 डेज से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। मुझे कुछ अर्जेंट वर्क हो गया था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। और मैं आगे प्रयास करूँगा कि अब डेली से वीडियो डाल पाऊँ, और इसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन को बीच में थोड़े टाइम के लिए स्टे होने के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन क्या होता है बच्चा लोग। लास्टली पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने लॉज ऑफ मोशन कम्प्लीटली पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। तो फर्स्ट ऑफ लॉ मोशन क्या था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन किया है हमने, सीडो फोर्स क्या था, इनर्शिया नॉन इनर्शियल फ्रेम के कंसेप्ट पढ़े थे, कब लागू होते हैं। और इसके साथ हमने रॉकेट का जो टोटली कंसेप्ट था वो भी किया था। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है बच्चा लोग? फ्रिक्शन गति के मध्य या गति में उत्पन्न अवरोध, गति में उत्पन्न अवरोध को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? फ्रिक्शन, यानी अपोज टू रिलेटिव मोशन। बच्चा लोग, जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है। ये किसका विरोध करता है? रिलेटिव मोशन का। जब गति के मध्य जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसमें उत्पन्न अवरोध हमारा क्या कहलाता है बच्चा लोग? फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रिक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? घर्षण। ठीक है बच्चा लोग, या फिर इसकी और डेफिनेशन दे, जैसे अभी समझो, फील करो। फील करने के लिए ये बॉक्स है, ठीक है बच्चा लोग, ओके। ये मोशन में इस तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो मोशन के अपोजिट लगता है। किसके अपोजिट? मोशन के अपोजिट लगता है। अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में अगर मोशन में है तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। किस तरफ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। या फिर इसकी और डेफिनेशन दे तो टेंजेंटली along the contact surface along the tangentially, ये क्या बन रहा है? टेंजेंट बन रहा है। along the tangentially contact surface, एक ये सरफेस, एक बॉक्स की सरफेस, इन दोनों के कांटेक्ट में जब रिलेटिव मोशन होता है तो उस टाइम उसका क्या करता है? विरोध। तो घर्षण क्या होता है? अपोज टू रिलेटिव मोशन, जो गति में विरोध उत्पन्न करे वो क्या कहलाता है? फ्रिक्शन। क्या कहलाता है बच्चा लोग? फ्रिक्शन। ओके, अब देखो, चीजों को समझो, फील करो। फील करने के लिए अभी फील करते हैं। जैसे सपोज करो वेयर इज ये सरफेस ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स और है, ठीक है। ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स और है। फोर्स मोशन हो रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ओके। तो बच्चा लोग, फ्रिक्शन किस तरफ होगा? फ्रिक्शन होगा इस तरफ। किस तरफ? इस तरफ। ये बॉक्स, जैसे सपोज करो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर मैंने एक बॉक्स और रख दिया, तो फ्रिक्शन हो रहा है। जब फोर्स लगाएंगे ऐसे, तो जब इसके ऊपर न्यूटन ने हमें थर्ड लॉ के अंदर कंप्लीटली अच्छे से बोला था कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी फोर्सेस हैं सब किसके अंदर एग्जिस्ट करते? पैर के अंदर। फोर्स किसके अंदर एग्जिस्ट करते? पैर के अंदर। न्यूटन ने थर्ड लॉ के अंदर हमें अच्छी तरह से बोला था। ये बॉक्स ए है हमारा, ये बॉक्स बी है। ये बॉक्स ए है और ये हमारा बॉक्स बी है। तो अलोंग दिस की बात करूं मैं, कंपेयर की इसके रिलेटिव, इसके पैरिंग फोर्स की, तो देखो बच्चा लोग, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी या फ्रिक्शन फोर्स, ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स ए ऑन ड्यू टू बी। जब इस बी को खींचूंगा मैं इस तरफ मूव करूंगा तो इसको क्या लगेगा? ये बी इस तरफ जा रहा है और ये ए इस तरफ। तो जब ए को खींचेंगे इस तरफ, इधर देखो, तो फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। ये दो बॉक्स है, एक बॉक्स ऐसे, एक बॉक्स ऐसे। जैसे एक बॉक्स पीछे जाएगा तो इसको क्या लगेगा? ये एफ ए बी से पीछे जा रहा है, एफ ए बी से पीछे जा रहा है। अब जब ये
बी बॉक्स आगे जाएगा तो इसको क्या लगेगा, ये जो फोर्स है वो जो किस फ्रिक्शन से आगे जा रहा है, एफ बी ए से आगे जा रहा है। तो फोर्स क्या था, ऑलवेज पैर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ऑलवेज पैर के अंदर। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फोर्स टू रिलेटिव मोशन या टेंजेंटली अलोंग द कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंजेंटली अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस। ओके ठीक है, ये किस टाइप का फोर्स है, हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, दो सरफेस के बीच में लगता है। ठीक है बच्चों, इसके लिए कंडीशन है सरफेस दो होनी चाहिए, सिंगल है तो फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये तो थोड़ा सोचने वाली भी बात है, कॉमन सेंस। तो अब देखो फ्रिक्शन हो गया, गति में उत्पन्न अवरोध को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के टाइप की बात करें, टाइप ऑफ फ्रिक्शन देखो बच्चों, देखो फ्रिक्शन दो टाइप के हैं, एक तो स्टैटिक, एक काइनेटिक। ठीक है बच्चों, इसको स्टैटिक हिंदी में कहूँ तो स्थैतिक, इसको कहते हैं गतिक। स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण, स्टैटिकल फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दो टाइप के फोर्स, दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। इसके दो टाइप और होते हैं, एक तो रोलिंग और एक स्लाइडिंग, वो अलग है। लेकिन बेसिकली जो पढ़ते हैं वो दो ही होते हैं, एक तो स्टैटिक और एक काइनेटिक। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये बच्चा लोग जब रिलेटिव मोशन क्या हो कि टेंडेंसी हो, क्या हो, टेंडेंसी मतलब मोशन हो नहीं रहा है, होने की क्या हो, टेंडेंसी हो, क्या हो, टेंडेंसी या फिर संभावना, या मोशन होने से पहले, रिलेटिव मोशन होने से पहले जो फ्रिक्शन लगता है वो फ्रिक्शन क्या होता है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्थैतिक घर्षण या गति होने से पहले उत्पन्न अवरोध या गति होने से पहले लगने वाला घर्षण कौन सा कहलाता है, हमारा स्थैतिक घर्षण। या जब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होने की क्या हो, टेंडेंसी हो, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होगा बच्चा लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब फील करो इसको, ठीक है। और इसकी बात करूँ मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो ये किस टाइम होता है, मींस बॉडी यहाँ किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। किसके अंदर है बच्चा लोग, रेस्ट के अंदर, बिकॉज तो मोशन जो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चा लोग, जब रिलेटिव मोशन शुरू हो चुका है, रिलेटिव मोशन क्या हो चुका हो, शुरू, जब बॉडी किसके अंदर हो, मोशन के अंदर हो, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जो लगता है, वो हमारा कौन सा फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन या गतिक घर्षण। गति होने के बाद जो फ्रिक्शन लगता है वो फ्रिक्शन क्या होता है, हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है बच्चा लोग, काइनेटिक फ्रिक्शन। वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो गति होने से पहले लगता है, रिलेटिव मोशन होने से पहले जो लगता है वो हमारा होता है स्थैतिक घर्षण। अब इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर बात करूँ इसको फील करने के लिए, सपोज करो यहाँ पास मेरे सामने एक बॉक्स लगा है, ठीक है, और बॉक्स के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, फोर्स। अब वो आवाज नहीं आती है, कभी कभी आपने सुना भी होगा, चू चू चू, ची 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 की आवाज नहीं आती क्या, ची 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 ऐसे आती ना। जब सरफेस के ऊपर एक सरफेस ऐसे बॉक्स रखा, बॉक्स और सरफेस के बीच में ची ची की आवाज आती है, वो किसके, फ्रिक्शन की वजह से। तब क्या होता है कि उस पे जो फोर्स तो लग रहा है, लेकिन क्या है, वो मोशन में नहीं आ रही। तो मोशन होने से पहले जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है वो फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की, ठीक है, फिर डिटेल में स्टैटिक फ्रिक्शन की भी करेंगे। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन या गतिक घर्षण। अब देखो जो बच्चा लोग, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये कब होता है, जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो। जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो, ऑब्जेक्ट या बॉडी ऑलरेडी मोशन के अंदर हो। सेकेंडली इसको हम डिनोट एफ के से करते हैं। जो एफ के होता है हमारा क्या होता है,
कांस्टेंट क्या होता है बच्चा लोग, मींस जो रिलेटिव मोशन काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, चाहे वो ऑब्जेक्ट तेज स्पीड से दौड़े या कम स्पीड से दौड़े, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो सेम रहेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है बच्चा लोग, फ्रिक्शन कब होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कब होगा, जब बॉडी रिलेटिव मोशन के अंदर हो, उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन। और थर्डली इसकी बात करूं मैं पॉइंट की, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। जब ये हटाते हैं साइन तो एक आता है कांस्टेंट म्यू के, इस म्यू को हम बोलते हैं बच्चा लोग कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, या इसको हिंदी में कहूँ तो गतिक घर्षण गुणांक। तो बच्चा लोग जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। सपोज करो ये बॉक्स है यहाँ पर, ठीक है बच्चा लोग, इसका नॉर्मल फोर्स m मास का, w इसका वेट नीचे की तरफ, ठीक है बच्चा लोग, मोशन हो रहा है इस तरफ, ओके। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में मिलेगा, फ्रिक्शन अपोजिट द रिलेटिव मोशन इस तरफ, अपोजिट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ। कौन सा फ्रिक्शन होगा, आपके, बिकॉज जब बॉडी जो मास है, जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन के अंदर है। तो जो एफ के होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली नॉर्मल फोर्स के। इसको हम यहाँ पैरेलल शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चा लोग, इस चीज को हमने किया था पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर के अंदर। तो जो म्यू के है, म्यू के इसको हम बोलते हैं गतिक घर्षण गुणांक। और ये म्यू के होता है बच्चा लोग, इसकी ना तो कोई विमा होती है और ना इसकी यूनिट होती है, ठीक है बच्चा लोग, ना तो विमा ना यूनिट, ओके। ना तो विमा ना कोई यूनिट। और इसकी जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है। इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। और इसकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। किस टाइप से फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंटली। तो फ्रिक्शन जो होता है हमारा, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो किस टाइम होता है, जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो। और इसके लिए जो इसको डिनोट करते हैं हम एफ के से, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। और थर्डली जो है वो है जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के, ओके। जब हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट आता है म्यू के। क्या आता है, म्यू के। इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या गतिक घर्षण गुणांक, जिसकी ना कोई विमा होती है ना कोई मात्रक होता है। इसकी वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच। और इसकी वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। कैसे, एक्सपेरिमेंटली, ओके। अब देखो इसको कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ओके ओके बच्चों, ओके देखो, अभी देखो गर्मी बहुत है यार। हमें दिया गया है, पहले से बता रहा हूँ कि बॉडी किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, मोशन के अंदर। इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, थोड़ा इंतजार करो। ऑलरेडी हमें दिया गया है कि बॉडी मोशन के अंदर है, तो इस टाइम कौन सा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले ही क्लियर कर देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर में फाइंड करना है एक तो नॉर्मल फोर्स जो ऊपर की तरफ, इसका वेट नीचे की तरफ कितना, 4g, कितना है चलो 4g। और साथ में फाइंड करना है एफ के, ये किसके डायरेक्शन के, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस तरफ बॉक्स मोशन करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, हमारा फ्रिक्शन लगता है। साथ में इस बॉक्स का जो 4g है, इस मास का हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मैंने बोला था बच्चा लोग, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है, म्यू से एफ के इक्वल टू म्यू के एन। ठीक है बच्चा लोग,
क्योंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। तो अभी देखो एफ के फाइंड करने के लिए म्यूएस एन, ठीक है बच्चा लोग। तो देखो एन की वैल्यू क्या आएगी, एन इक्वल टू क्या होगा हमारा एम जी, ये इसको क्या कर देगा स्टेबल, ठीक है। तो एन इक्वल टू एम जी, एम की वैल्यू 4, जी की वैल्यू 10। ओके, तो एफ के बराबर क्या आएगा बच्चा लोग, म्यूएस की वैल्यू 0.2, ये कितना 40, एफ के बराबर क्या आएगा, पॉइंट से 0 से पॉइंट कैंसिल, तो कितना 8 न्यूटन, कितना 8 न्यूटन। एफ के कितना होगा 8 न्यूटन, और हमारा जो फ्रिक्शन जो सॉरी मोशन हो रहा है वो कितना है, सॉरी यहाँ 10 न्यूटन, कितना है यहाँ 10 न्यूटन इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, ठीक है बच्चा लोग। अब देखो हमारा एफ के फाइंड हो गया, अब हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन बच्चा लोग एक फोर्स इधर लिख रहा है F2 माइनस F1 नेट फोर्स और ma इस फॉर्मूले से, F2 इस डायरेक्शन में 10 और F1 इधर 8, ठीक है। और ma m की वैल्यू 4, ये की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये होगा 2, ये होगा 4, इधर आएगा a 1/2, a की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक बच्चा लोग। ये f की वैल्यू 8 न्यूटन, और जो नॉर्मल था उसकी हमारे पास अगर हम फाइंड करें तो यहाँ से 40 न्यूटन आएगी, ठीक है बच्चा लोग। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और करते हैं अच्छे से, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो देखो बच्चा लोग, देखो अभी दे रखा है जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, इस तरफ कितना एफ की वैल्यू दी गई है 10√2 न्यूटन, 10√2 न्यूटन, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन एफ की है वो इस तरफ, और म्यू के की वैल्यू हमें दी गई है 0.2। तो हमें फाइंड करना है एक तो इसका नॉर्मल फोर्स, एक इसका एक्सेलरेशन, एक इसका काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो अभी देखो बच्चा लोग इसका वेट होगा नीचे की तरफ, कितना 4g, नॉर्मल फोर्स होगा ऊपर की तरफ। ओके, तो इस तरफ जो ये फोर्स लग रहा है इसका रीडिंग नाउ, ठीक है बच्चा लोग, और खींचिए हमारा, ठीक है। इस तरफ क्या लग रहा है हमारा f, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये यहाँ थीटा एंगल से ये, तो थीटा के पास वाला f cos एंगल की वैल्यू 45 डिग्री, कितनी है 45 डिग्री, f cos थीटा, ठीक बच्चा लोग। और ये है हमारा f sin थीटा। तो अभी देखो ये वाला f की वैल्यू 10√2 cos 45 लिखो, यहाँ पे भी क्या लिखो sin 45। ओके, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, कितनी होती है बताओ, ये एंगल थीटा कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, ठीक है। एक ये कंपोनेंट इसका इस तरफ, कौन सा f की वैल्यू 10√2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2। ओके, एक साथ में नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर और नीचे ही इसका वेट 4g। ओके, तो बच्चा लोग ऑलवेज एक बात याद रखना आप लोग, जो नॉर्मल फोर्स है ऑलवेज mg के इक्वल नहीं होगा, ऑलवेज ये चीजें पॉसिबल नहीं होगी। n इधर है, नीचे चाहिए, नीचे n इक्वल टू mg। यहाँ नॉर्मल फोर्स वेट के इक्वल नहीं होगा, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ जो नॉर्मल फोर्स है हमारा n प्लस 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 ये रूट से रूट प्लस 10, नीचे हमारा 4g, यहाँ नॉर्मल फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 4g, g की वैल्यू 10 माइनस 10। ओके, n बराबर यहाँ क्या आएगा बच्चा लोग 30 न्यूटन, क्या आएगा बच्चा लोग 30 न्यूटन। वहाँ n बराबर क्या आया था हमारा 40, क्या आया था 40। उस टाइम क्या था वेट, सॉरी उस टाइम नॉर्मल फोर्स था वो ज़्यादा था, इस कंडीशन के अंदर नॉर्मल फोर्स क्या है कम। तो मेन नॉर्मल फोर्स ऑलवेज mg की इक्वल नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बिहेव करेगा ये, ठीक है बच्चा लोग। तो हमें फाइंड करना है f के फाइंड करने के लिए म्यूएस की वैल्यू 0.2, ठीक है बच्चा लोग, इसकी वैल्यू और हमारे n की वैल्यू दी गई 30,
तो 0 से पॉइंट कैंसिल, तो एफ की वैल्यू आई 6 न्यूटन। कितनी आई? 6 न्यूटन। तो यहाँ एफ की वैल्यू कितनी रख दो बच्चा लोग? 6 न्यूटन। ठीक है बच्चा लोग। ये बॉक्स दे रखा है 4G। अब जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, इस तरफ ऐसे 10 या 20√2। ठीक है बच्चा लोग, इसको ये टेंजेंटली इसको ऐसे फिल कर दो थीटा एंगल से। ठीक है, मोशन हो रहा है इस तरफ, सॉरी इसका वेट है इस तरफ mg। ठीक, नॉर्मल फोर्स है ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एफ के। ठीक है बच्चा लोग, ओके। तो हमें फाइंड करना है नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है और इसका एफ के फाइंड करना है। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ 4। ओके, तो इस चीज को अभी देखो आप लोग, ये 4 kg, 4 यहाँ kg कर लो, 4 kg। इस चीज को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, इस फोर्स को ऐसे, इस वेक्टर को ऐसे यहाँ आगे भी तो रख सकता हूँ। कितना? 20√2। और ये एंगल थीटा, तो यहाँ थीटा, इसका वेट नीचे की तरफ mg, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। ओके, इस थीटा के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन। ये हमारा f cos थीटा की वैल्यू 45। ओके, 45 रख लेते हैं। cos f cos 45 डिग्री, इधर f sin 45 डिग्री। इसका एबीडी बनाओ, इसको डॉट से डिनोट करो। नीचे वेट mg, इसको mg मत रखो, यहाँ 4g रख लो। प्लस में f की वैल्यू 20√2, sin 45 की वैल्यू 1/√2। ओके, ये भी है नीचे की तरफ। ओके, प्लस में नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। ओके, इधर क्या हो रहा है? इधर हमारा f cos 45, f की वैल्यू 10√2 और 45 1/√2। तो ये क्या आएगा? अभी देखो, अभी ये 10√2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ n अब किसके इक्वल होगा? n यहाँ 4g। ओके, प्लस 20, 4g प्लस 20। n की वैल्यू क्या आएगी? g की वैल्यू क्या हो? 10। तो ये कितना आएगा? 40 प्लस 20, n इक्वल टू 16 न्यूटन, s इक्वल टू 16 न्यूटन। और मैं सॉरी स्टार्ट में देनी चाहिए थी, म्यू की वैल्यू दी गई है, म्यू की वैल्यू 0.2, म्यू की वैल्यू 0.2। तो हमें फाइंड करना है एफ के क्या आएगा हमारे पास? म्यू की वैल्यू 0.2, n की वैल्यू 60। ठीक बच्चा लोग, एफ की वैल्यू क्या आएगी? ये 0 से 0। ठीक है, क्या आएगी बच्चा लोग? क्या आएगी? सॉरी यहाँ 20 था, क्या आएगी? 12 न्यूटन। एफ की वैल्यू क्या आएगी? 12 न्यूटन। तो ये था हमारा जब फोर्स लग रहा हो कुछ एंगल से। ठीक है, 20√2, ये हमारा थीटा की वैल्यू अगर दी गई हो 45 डिग्री, तो इस थीटा को, इसको मैं इससे भी आगे बढ़ा सकता हूँ, जैसे इसको आगे किया है। तो ये वाला थीटा है, तो ये वाला यहाँ पे थीटा कंपोनेंट, इस थीटा के, इस एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। थीटा के पास वाला कोस, थीटा के अपोजिट साइन। ओके, तो यहाँ n किसके इक्वल है? mg प्लस f sin 45, या f की वैल्यू रखते हैं, sin 45 की वैल्यू रखते हैं, तो 20 बचता है। तो 4g प्लस 20, g की वैल्यू 10 रखो तो 40 हो जाएगा। तो n बराबर क्या आएगा? 60 न्यूटन। ओके बच्चा लोग, ओके, हमें फाइंड करना था एफ के कैसे? एफ के इक्वल टू होता है म्यू के n, म्यू की वैल्यू देगी 0.2, n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 60। तो 0.2 इंटू 60, 0 से पॉइंट से कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 न्यूटन। तो एफ की वैल्यू क्या है? 12 न्यूटन। ठीक है बच्चा लोग, ओके। अब हम बात करेंगे स्टैटिक काइनेटिक फोर्स क्या होता है। आई होप आपको, सॉरी, अभी जो बात करने वाले हैं हम वो है स्टैटिक फ्रिक्शन।
और आपको काइनेटिक फ्रिक्शन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है बच्चा लोग, अभी कुछ एग्जांपल करेंगे तभी और अच्छे से समझ में आया। जो वो फील करो। अभी जो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, या इसको कहें तो स्थितिक घर्षण। ये कौन सी कंडीशन के अंदर होता है? जब टेंडेंसी हो किसकी? रिलेटिव मोशन की। किसकी? रिलेटिव मोशन की क्या हो? टेंडेंसी हो। मोशन हो नहीं रहा, मोशन होने की टेंडेंसी हो, मीन्स मोशन होने से पहले जो फ्रिक्शन लगता है वो फ्रिक्शन ही हमारा क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसके अंदर इसको हम डिनोट करते हैं एफएस से। किसे? एफएस से। और ये होता है वेरिएबल। क्या होता है बच्चा लोग? वेरिएबल। इसको मैं एक नाम और दूं तो आत्मनिर्भर। क्या नाम? आत्मनिर्भर। ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। ये वेरिएबल होता है। ठीक है बच्चा लोग, कैसे होगा इस चीज को भी हम फील करेंगे। ठीक है, और साथ में जो एफएस होता है हमारा, एफएस ये एफएस जो होता है इसकी वैल्यू 0 से तो होगी बड़ी, 0 से तो होगी बड़ी। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन होती है वहां इसकी वैल्यू हो जाती है छोटी। एफएस मैक्सिमम, उसको क्या बोलते हैं? एफएस मैक्सिमम। एफएस मैक्सिमम हिंदी में कहूँ तो सीमांत घर्षण, स्थिति के सीमांत घर्षण, स्थिति के सीमांत घर्षण। एफएस की वैल्यू क्या होती है? 0 से बड़ी, लेकिन उसकी कुछ लिमिट होती है। उस लिमिट से क्या होता है? एफएस छोटा होता है। क्या होता है? इसकी वैल्यू कम होगी। 0 से ऑब्वियसली क्या होगी? बड़ी, लेकिन एफएस मैक्सिमम से क्या होगी? छोटी। इस कंडीशन के अंदर यहाँ अगर स्टैटिक फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर इस टाइम इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो बॉडी मोशन के अंदर आ जाती है, तो वहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन यूज होता है। क्या होता है? चलो काइनेटिक फ्रिक्शन मीन्स एक ऐसी सीमा होती है, लिमिट होती है जहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। क्या करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क, फिर उससे ज़्यादा और फोर्स लगाते हैं, उससे ज़्यादा और फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर? मोशन के अंदर। तो उस टाइम जो फ्रिक्शन यूज होगा वो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। इसलिए इस एफएस की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, लेकिन एफएस मैक्सिमम से क्या होगी? छोटी। क्या होगी? छोटी। और ये एफएस मैक्सिमम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स की। किसके? ये ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, नीचे इसका वेट mg, ऊपर नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इधर फोर्स मोशन हो रहा है, फोर्स। ठीक, सॉरी मोशन नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं एफएस मैक्सिमम। तो एफएस मैक्सिमम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स की। जब ये प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं तो हमारे पास आता है एफएस मैक्सिमम म्यूस। जो ये म्यूस है इसको बोलते हैं हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थिति घर्षण गुणांक। जैसे गति घर्षण गुणांक था म्यू की, वैसे ही हमारे पास म्यूस स्थिति घर्षण गुणांक। और इसकी जो ना तो विमा होती है ना तो इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में वही। ओके, अब इससे को हम फील करते हैं, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको फील करने के लिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन के। कौन से फ्रिक्शन के? स्टैटिक फ्रिक्शन के। ओके, कौन से फ्रिक्शन के? स्टैटिक फ्रिक्शन के कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अभी देखो हमने भी एक फॉर्मूला पढ़ा था एफएस मैक्सिमम म्यूस के। ओके, म्यूस के ये जो है ये एफएस मैक्सिमम का फॉर्मूला है, एफएस का फॉर्मूला नहीं। एफएस का तो फॉर्मूला ये है, एफएस मैक्सिमम। एफएस का फॉर्मूला तो ये है। ये किसका फॉर्मूला? एफएस मैक्सिमम का। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, सॉरी ये है, ये नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला वो है हमारा एफएस मैक्सिमम, मतलब मीन्स मैक्सिमम ऑफ
स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अभी देखना है, अभी बॉक्स रखा है, अभी इस चीज़ को फील करने के लिए कोई बॉक्स है। ओके, 4 kg वेट नीचे की तरफ और हमें म्यूस की वैल्यू दी गई है 0.2। ओके, और 4 इस तरफ 6 न्यूटन। ओके, हमें दे नहीं रखा है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, इस चीज़ को हमें फाइंड करना है। ये कैसे पता लगेगा? अबाउट टू मूव, ठीक, ये कैसे पता लगेगा? ये तभी पता लगेगा जब फोर्स हमने इस पे अप्लाई किया है, जो फोर्स हमने इसके पे अप्लाई किया है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। किससे? मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स से। किससे होनी चाहिए? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या इसका नाम और देते तो एफएस मैक्सिमम से। ठीक है, तो इस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। कब? किससे ज़्यादा होनी चाहिए? इससे। किससे ज़्यादा होनी चाहिए? इससे। तभी बॉडी क्या होगी? मोशन के अंदर होगी, अदरवाइज वो किसके अंदर होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर। ये कैसे पता चलेगा? इससे इस चीज़ को हम फाइंड करते हैं। अभी देखो बच्चों, हमें म्यूस की वैल्यू दी गई है 0.2। ओके, अभी हमें फाइंड करना है म्यू एफएस मैक्सिमम म्यूस की। तो ठीक है, आपको म्यूस एन है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। एन की वैल्यू क्या होगी? ऊपर इसका नॉर्मल फोर्स, एन बराबर क्या होगा हमारा? एन जी। एन की वैल्यू क्या है? 4 × 10, एन बराबर क्या है? 40 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल इज अ फोर्स। ओके, जी की वैल्यू हमने क्या ली? तो वहीं अभी देखो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए एफएस मैक्सिमम के लिए ये कितना? म्यूस की वैल्यू 0.2 और हमारे पास एन की वैल्यू है 40। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8 न्यूटन। कितनी वैल्यू आएगी? कितनी बच्चा लोग? इसकी हमारे पास जो एफएस मैक्सिमम था, एफएस मैक्सिमम, इसकी वैल्यू कितनी है? 8 न्यूटन। तो यहाँ जो अप्लाइड फोर्स था उसकी वैल्यू कम है एफएस मैक्सिमम की। तो यहाँ जो फ्रिक्शन हो रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन हो रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है। कौन सा फ्रिक्शन हो रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो चलो अभी किसके अंदर है? स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर, बिकॉज एफ अप्लाई की वैल्यू कम है किससे? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर। तभी बॉडी मूव करेगी, मोशन के अंदर आएगी जब इसकी वैल्यू जो अप्लाई फोर्स किया है मैंने इस पे, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो इससे। क्या हो? इससे। अभी देखो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, किसी बॉडी को आप ऐसे खींच रहे हो, बॉक्स को ऐसे खींच रहे हो कुछ फोर्स से, तो ऐसा तो होगा नहीं, वो ऑटोमेटिक पीछे जाएगी। यहाँ फोर्स इसकी वैल्यू ज़्यादा है, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की इसकी वैल्यू कम है, तो ऐसा तो है नहीं आप उसको आगे की तरफ खींच रहे हो लेकिन वो जा रही है पीछे की तरफ, फोर्स लगा रहे हो आगे, जा रही है पीछे की तरफ। नहीं, तो ये फोर्स क्या करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या करता है? इसको स्टेबल कर देता है। किसके अंदर? स्टेबल कर देता है। इसके अंदर स्टेबल, फ्रिक्शन के अंदर स्टेबल कर देता है। लेकिन इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक, जैसे कोई बॉक्स लगा है, ठीक, उस बॉक्स पे मैंने कुछ फोर्स लगाया, कितना? 6 न्यूटन का सपोज करो 6 न्यूटन का फोर्स लगा है, लेकिन उसके अंदर जो है फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स उत्पन्न हो रहा है इसके अंदर वो हो रहा है 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन। मैं लगा रहा हूँ 6, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है 10 न्यूटन, लेकिन मुझे इसी कंडीशन के लिए 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो बॉक्स मोशन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? मोशन के अंदर आएगा। तो यहाँ वही हो रहा है, जो ये फ्रिक्शन है, जो ये जो फोर्स आया है, सॉरी, ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है हमारे पास 8 न्यूटन, जो ये फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन के अंदर लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन के अंदर ये कंजर्व हो रहा है, ठीक है बच्चा लोग। तो इस चीज़ को आप फील करो, बॉडी तभी मूव करेगी जब ये इस फोर्स की वैल्यू कम होगी, इससे क्या होगी? इससे कम होगी। तो एक कंडीशन होती है, एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं फिर अच्छे से समझ में आए। ये देखो कोई बॉक्स रखा है जिससे, ठीक है, ये देगा हमें 2 kg, इस पे फोर्स लग रहा है कितना? 20 न्यूटन। म्यूस की वैल्यू हमें दी गई है 0.6 और म्यू की वैल्यू दी गई है 0.4।
इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ और इसका नीचे की तरफ। हमें फाइंड करना है कि बॉडी, पता हमें दिया नहीं गया कि बॉडी मोशन के अंदर है या फिर रेस्ट के अंदर है, तो हम कैसी चीज लगाएंगे, वही चीज। अगर मोशन के अंदर होगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, एफएस मैक्सिमम से। किससे ज़्यादा होगी, एफएस मैक्सिमम से, तभी ठीक है। अगर इससे कम है तो मीन्स क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर है, बॉडी मोशन के अंदर नहीं है। तो अभी देखो वैल्यू को पुट अप करते हैं, फाइंड करते हैं। अभी देखो फाइंड करने के लिए बॉडी मोशन में है यार, एफएस मैक्सिमम इक्वल टू म्यूएस एम की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4g, ठीक है। g की वैल्यू 10 है, कितना है m बराबर 2 है यहाँ, 2 क्या है 20 न्यूटन। एफएस मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी 20 इंटू 0.6, कितना आएगा, पॉइंट से यहाँ कर देगा 12। तो यहाँ एफएक्स मैक्सिमम है वो 12 न्यूटन है, और फोर्स जो लग रहा है इस पे अप्लाई फोर्स है वो 20 न्यूटन। मतलब ये बॉडी कुछ एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, मूव कर रही है, कुछ एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अभी इसके अंदर इसने इस जो अप्लाई फोर्स किया था हमने 20 न्यूटन, वो ज़्यादा है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से। किससे, स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से। सपोज को ये बॉक्स है, ठीक है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का। कितना फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, हमें कितना चाहिए, ठीक है, जो 12 न्यूटन चाहिए, 12 न्यूटन से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये बॉडी क्या कर पाएगी, मूव। तो हम लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, तो अब इसलिए क्या है, कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ जो है बॉडी मूव कर जाएगी। बॉडी किसके अंदर है, मोशन के अंदर। तो यहाँ एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू म्यू की वैल्यू दी गई हमारे पास 0.4, ठीक है। और बच्चा लोग और साथ में देखो, साथ में म्यू के एन की वैल्यू 20, एफ की वैल्यू क्या आएगी 18, एफ की वैल्यू क्या आएगी 18 न्यूटन फॉर की। और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ये 20 है, पीछे कितना 8 है, पीछे कितना है 8, सॉरी एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ये 20 है, पीछे ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो f2 माइनस f1 इक्वल टू m में f2 की वैल्यू 20 और f की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो m की वैल्यू कितना 2, a की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ये कितना है 12 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ बच्चा लोग अभी देखो, अभी आप लोग इस चीज़ को फील करो, ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंटली सब चीज़ें हो रही, कैसे हो रही, एक्सपेरिमेंटली। यहाँ जो हमारे पास है, अभी देखो इस चीज को फील करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। एफ की वैल्यू कितनी, 8, और एफ एस की वैल्यू कितनी, 12। तो बच्चा लोग एफ एस की वैल्यू ज्यादा है किससे, एफ के से। किससे, एफ के से। तो बच्चा लोग यहाँ फील करो इस चीज को, एफ के की वैल्यू किससे ज्यादा है, एफ के से। अगर मान लो कोई चीज आपको ऐसे एग्जांपल ही समझाता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को बॉडी को मोशन में लाना आसान है या उसका मोशन बनाए रखना आसान है। समझो कोई बॉडी है, उसको मोशन में लाना आसान है, उसको मोशन में बनाए रखना। किसी भी एक चीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करने के बाद उसको आराम से चला सकते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करना कठिन होता है, उसको मोशन के अंदर लाना कठिन होता है। तो यहाँ एफ एस जो होता है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, एफ के से, क्योंकि उसको मोशन में लाने के लिए कम फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। मोशन में बनाए रखने के लिए कम फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और लाने के लिए उसका जो एफ एस मैक्सिमम वो बहुत ज़्यादा होता है। अभी देखो इसको अगर एटॉमिक लेवल पर और माइक्रो लेवल पर अगर फील करें तो उस चीज़ को फील करो आप। ये देखो यहाँ कोई एक सरफेस है, यहाँ कोई दूसरी सरफेस है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ऐसे चलेगी तो यहाँ ये चल नहीं पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी। अगर सरफेस को एटॉमिक लेवल पे देखें, बहुत ही माइक्रो लेवल पे देखें, तो उनके अंदर इसे क्या होते हैं, खांचेदार गड्ढे होते हैं। क्या होते हैं, सरफेस एकदम ऐसे प्लेन नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ खांचेदार गड्ढे होते हैं।
तो इसके अंदर ये बॉक्स अगर इन दोनों के बीच में से घिसकता जाएगा, घिसकता फ्रिक्शन होता जाएगा, तो इसके अंदर इसको यहाँ निकलने के लिए इसको ज़्यादा स्टैटिक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ज़्यादा, क्योंकि इसको चलने के लिए ज़्यादा चाहिए। मोशन में एक बार आ गई तो वहाँ क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है बच्चों? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है? ओके, अभी हम बात करेंगे। आई होप आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का समझ में आएगा। ऑलवेज 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 अगर नहीं बात करूँ तो मैं जो एफएस होता है हमारा, एफके से ज़्यादा होता है। एफएस क्या होता है? एफके से ज़्यादा होता है। एफएस क्या होता है? एफके से ज़्यादा होता है। इस चीज़ को फील भी किया, एक्सपेरिमेंटली भी फील किया है हमने। ओके, अभी कुछ दो नए टॉपिक की बात करते हैं। देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी देख लेता हूँ, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। ओके, एकदम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जस्ट इमेजिन ये कोई सरफेस पे बॉक्स रखा है, ठीक है, एंड इसका वेट नीचे की तरफ mg। ओके, फ्रिक्शन हो रहा है Fs मैक्सिमम इस तरफ, ओके, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ है। तो इनका जो कांटेक्ट फोर्स है, जो रिजल्टेंट निकलता है, ये इसका रिजल्टेंट, और ये जो एंगल बना है ये आर रिजल्टेंट है हमारा, और ये जो एंगल बना है नॉर्मल फोर्स और रिजल्टेंट के बीच में, वो एंगल ही हमारा क्या कहलाता है बच्चा लोग? ये एंगल ही हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ से आप फ्रिक्शन की एक डेफिनेशन और देख सकते हो। कौन सी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन देख सकते हो आप, रिजल्टेंट कंपोनेंट कांटेक्ट फोर्स, या सरफेस की बात करूं तो मैं, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कांटेक्ट। यहाँ जो कांटेक्ट इन दोनों के बीच में जो रिजल्ट निकलेगा, इन दोनों के कांटेक्ट से निकलेगा, ठीक है बच्चा लोग। ओके, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है नॉर्मल फोर्स और रिजल्टेंट के बीच में, वो एंगल हमारा कहता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इस वेक्टर को मैं यहाँ पहले तो शिफ्ट कर सकता हूँ। पहले वेक्टर क्या था? तो एक वेक्टर ये हो गया हमारा एफ एस मैक्सिमम वाला, ठीक है बच्चा लोग। ओके, और नीचे इस तरफ है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ एक ये हो गया, एक ये हमारा एन और ये हमारा आर, ये हमारा एंगल। तो यहाँ tan थीटा लगा दो। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है हमारा? एफ एस मैक्सिमम, आधार हमारा एन, सॉरी एन, क्या है? एन। एफ एक्स मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? एफ एक्स मैक्सिमम क्या होता है हमारा? म्यू से एन, यही तो आता है हमारा एफ एक्स मैक्सिमम। तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या आएगा? म्यू एस एन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, tan थीटा बराबर क्या आएगा? म्यू एस, और यहाँ थीटा बराबर क्या आएगा? tan इनवर्स म्यू एस, tan इनवर्स म्यू एस। यही हमारा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो है यहाँ एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है? थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू एस, ठीक है बच्चा लोग। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे किया, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। इस वेक्टर को मैं यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। एक तो ये वाला वेक्टर, ये बीच वाला इनका एंगल, यहाँ tan थीटा लगाओ। tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, ये लंब और ये हमारा आधार।
ठीक है। मतलब एफ एक्स मैक्सिमम हमारा बेस जो है, एफ एक्स मैक्सिमम की वैल्यू क्या आती है, म्यूस एन की वैल्यू रखी यहाँ पे, एन से एन कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर क्या है, म्यूस थीटा बराबर क्या आएगा, टेन म्यूस म्यू। इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बस चलो, आप आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो मिलते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।